तो हाय हेलो, क्या हालचाल। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि भाई आप सबको पता होगा, मेरा यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ इन सब के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे रेगुलर जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैंने स्टार्ट किया है ये जो बुक है आपकी, जो आपके सामने है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। ठीक है दोस्तों, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रुप सी, ग्रुप डी और आपका स्टेनोग्राफर ड्राइवर, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम हैं आपके, ये बुक आपके लिए रामबाण होने वाली है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये बुक रामबाण होने वाली है दोस्तों। और मैं इसी रामबाण का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, इसी का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में आपका खत्म हो चुका है प्राचीन, प्राचीन इतिहास आपका खत्म हो चुका है। अभी आपका चल रहा है मध्यकालीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री ये आपका चल रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये अपने मन में बिल्कुल ना लेके आए कि मध्यकालीन हिस्ट्री है तो इससे क्वेश्चन खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितना ही इम्पोर्टेंट आपका प्राचीन भारत है, सॉरी प्राचीन इतिहास है, उतना ही इसमें आपका मेडिवल हिस्ट्री है, मतलब मध्यकालीन इतिहास है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 8300 क्वेश्चन है, मतलब 8300 इसमें पीवाईक्यू हैं। इसमें एमसीक्यू के साथ आपको थ्योरी भी पढ़नी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 21 से आपको कराना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? आप मुझे कमेंट में बताना। अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिखा कीजिए कि यस, उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि आपके कमेंट मैं पढ़ता हूँ पर्सनली, और मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, क्या और मुझे अपडेट करना चाहिए। ठीक है, आप तब तक नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या और अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 होने वाला है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या होने वाला है, देखिए भाई। स्वर्ग द्वारी, ठीक है, स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए दोस्तों। तो वो गंगा नदी किनारे स्थित था। इसका आंसर होने वाला है ए, गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष अकाल के समय बिताए थे, वह गंगा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था? बताइए कौन सुल्तान था वो। तो जो आपका भित्ति चित्र थे महल में, उनको मिटाने का जो आपका आदेश दिया था, वो दिया था आपके ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में पूछा गया है 2014 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो इसमें आपका होने वाला है दोस्तों, 1 मिनट, ये खुद से ही देखो अपने आप हो जाता है ना, अपने आप चल जाता है। चलो, सल्तनत कालीन शासकों में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, जो शब्द बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। जिसने इस्लामी कानून व उलेमा वर्ग को राज्य प्रशासन में प्रधानता दी। ठीक है, इसने क्या किया, जो इस्लामी कानून में और उलेमा वर्ग को इसने प्राथमिकता दी। ठीक है दोस्तों, और प्रधानता भी दी थी। शरीयत के विरुद्ध होने के कारण
रोज शाह तुगलक ने महल के सभी भित्ति चित्रों को नष्ट करवा दिया और रेशमी जरी वस्त्रों के उपयोग पर रोक लगवा दी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही खतरनाक शासक था ये तो भैया। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 23 होने वाला है, 23। ये सैयद वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा टॉपिक द्वारा स्टार्ट हो गया, सैयद वंश। ठीक है, सैयद डायनेस्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं, क्या है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो बताइए, सैयद राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होने वाला है खिज्जर खां, ऑप्शन नंबर बी। तो खिज्जर खां जो थे वो आपका कौन थे? सैयद राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, पूछ ले तो आपको बता देना है। चलो थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी। डिटेल में क्या होने वाला है। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्जर खां ने की थी। ठीक है, जो सैयद राजवंश है उसकी स्थापना किसने की? खिज्जर खां ने। देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं और उन्हीं टॉपिक से पूरा हिस्ट्री कवर हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का यह चौथा राजवंश 1414 से 1451 तक शासन किया। खिज्जर खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि खिज्जर खान ने किसकी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की। ठीक है दोस्तों, उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासक का ही नाम रहने दिया। देख लो, जो उसके सिक्के चल रहे थे उसने तुगलक शासक का ही नाम रहने दिया, उसने ज्यादा कुछ बदला नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 लोधी टॉपिक्स होने वाला है, लोधी डायनेस्टी से। तो देखते हैं क्या है। आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था? बताओ भाई, विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? बताओ। तो इसका आंसर होने वाला है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था दोस्तों। ठीक है, किसने? सिकंदर लोधी ने। पढ़ ले, देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में, 2022 में, शिफ्ट 2 में आरओ में पूछा गया है और ए आरओ में, दोनों में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम जो बॉक्स में लिखा है उसको जरूर पढ़ेंगे, उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से तो क्वेश्चन बनेगा। चलो, निजाम खां लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, तो निजाम खां लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपका बहलोल लोधी। तो आपसे पूछ ले कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बिना हिचकिचाए हुए बोलना है बहलोल लोधी। ठीक है, तो जो निजाम खां था, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी का पुत्र था। ठीक है जी। अच्छा, जो 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। कब बसाया था आगरा? 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके अलावा भूमि के लिए मापन का प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचालन भी सिकंदर लोदी ने किया था, है ना। तो किसका? गज सिकंदरी। तो ये भी आपका सिकंदर उसने किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। भाई रात के 3 बज रहे हैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, नींद से आ रही मेरे को, है ना। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, मेहनत करना है। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या होने वाला है, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 25 होने वाला है, 1 मिनट पहले इसे मिटा दूं। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी देख लो, बेलोर लोधी, अभी तुरंत बता के आए हो ना।
बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। पढ़ लेते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। वह अफगानिस्तान के गिलजारी कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साउखेल में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? साउखेल में। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की, दिल्ली सिंहासन पर बैठा। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर, आपको बस ये ध्यान रखना है लोदी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी है ना, और जो मैं बता दिया हूँ उसको ही थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो होने वाला है वो क्या होने वाला बताओ? वो होने वाला आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रशासन। तो क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला है, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था? भूमापन के लिए मतलब भूमि मेजर करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ लैंड, उस टाइम दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, क्या यूज होता था बताइए? तो मसाहत। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते थे मसाहत। मसाहत, ठीक है, क्या है? मसाहत। तो पढ़ लेते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए मसाहत पद प्रयुक्त होता था। मसाहत का अर्थ है भूमि की पैमाइश होता है। ठीक है, भूमि की पैमाइश मतलब भूमि का मेजरमेंट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 होने वाला है, किस वस्तु किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? बताओ। तो लोदी के, किसके, किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुंबद प्रमुख विशेषता हैं? तो लोदी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ये एपीएस में पूछा गया भाई सवाल, एपीएस में 2021 में। पढ़ ले इसको, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। चलो, तो लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है, तो आपको बताना लोदी का जो कार्यकाल था उसको मकबरों का काल कहा जाता है। ठीक है, लोदी काल की स्थापत्य कला की विशेषता स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था। सिकंदर लोदी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुम्मद के स्थान पर दोहरे गुम्मद का प्रयोग हुआ। लोदी काल में अष्टभुजी मकबरों का बहुतायत निर्माण हुआ, मतलब है ना अष्टभुजी के आपके मकबरे बहुत ज्यादा हुए थे उस काल में। ठीक है, लोदियों काल में। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होने वाला है? आरंभ पूछा गया भाई, दो सवाल ये। निम्नलिखित तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासन काल को देखा? बताओ, किसने देखा था? 8 जो थे आपके दिल्ली सुल्तान जो थे उनको किसने देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। ये बात मैं शायद आपको कल भी जिक्र किया था, है ना? अमीर खुसरो, किसने देखा था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो कैसे देखा और डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। ठीक दोस्त, इनका जन्म कब हुआ? 1253 ईस्वी में पटियाली एटा जिले में हुआ था। ठीक है, खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक, भारत को आवाज या भारत का तोता तूती ए हिंद कहा जाता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? एटा जिले आवाज या फिर भारत का तोता तूती ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। किरान उस सादेन मिफ्ताफ उल फुतुह खजाइन उल फुतुह आसिका नुह सिपहर अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ये रचना भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या होने वाला बताओ। ये सूफी एवं भक्ति आंदोलन संबंध देते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आंदोलन थे आपके सूफी और भक्ति, अब ये क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 है वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका होने वाला है, सूफीवाद के संबंध में, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। बताओ कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें जो है आपका बी आंसर होने वाला है, बी। सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोणों में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे, ये कथन आपका सत्य है, ठीक है। बाकी सब आपका गलत है इसमें, है ना। बी ऑप्शन होने वाला है, पहला, तीसरा, चौथा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता को प्रचार करते थे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा क्या है आपका, गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा, सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे, ये बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। चौथा, इसमें पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ, यही बात सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होने वाला है, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। बताओ जी, चिराग ए दिल्ली के रूप में किसको जाना जाता है, बताओगे। तो क्या बख्तियार काकी थे, या निजामुद्दीन औलिया थे, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन होने वाला है शेख नसरुद्दीन महमूद थे, या फिर अमीर खुसरो थे। तो इसका आंसर होने वाला है शेख नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये ग्रुप सी में पूछा गया आपका, ग्रुप सी में, ठीक है दोस्तों। चलो बोरिंग तो नहीं महसूस हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कमेंट करिए कुछ, सारी लिखिए कमेंट में, मैं ही पढ़ लूँगा, ठीक है। बोर नहीं होना है भाई, बोर होंगे तो आपका ARO बनने का सपना गया, फिर कैसे देखेंगे, बोर होंगे तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा ना। चलो तो इसको पढ़ लेते हैं, इसका आंसर सी होने वाला है। सूफी संत शेख नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद को चिराग ए दिल्ली के रूप में जाना जाता है। चिराग ए दिल्ली कौन है, शेख नसरुद्दीन महमूद, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये नसरुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों। चलो मैं जाता हूँ थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है। अच्छा और क्या है, और आपका इसमें होने वाला है, शिष्य थे, और नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती संप्रदाय के संत थे। किस संप्रदाय के थे, चिश्ती। और इनका जन्म जो है वो 1274 में अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है वहां हुआ था, ठीक है दोस्तों। और 1356 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का भाई देखो थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, तो सिलेबस भी खत्म करना है एग्जाम से पहले। अगर बहुत धीरे चलूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। अब जान ही रहे PYQ है और देखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, बताओ। जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं इनका दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली में है, अगर आप देखनी है तो आप देख लीजिए जाके दिल्ली में, मैंने तो कई बार गया हूँ, देखा है, ठीक है। तो ये ARO दोनों में आया है, ARO में 2011 जो 11 पेपर हुआ था वो दोनों दोनों में पूछा गया है कि आपका जो निजामुद्दीन औलिया थे इनका दरबार, जो इनका दरगाह है वो कहाँ पर था, वो दिल्ली में था, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़े आगे, बढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है, बता दिया हूँ मैं आपको।
निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के थे, ये बता दिया हूँ। आपके चौथे संत थे, ठीक है। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासक देखा। इन्होंने दिल्ली के जो 7 सुल्तान थे उनका शासक देखा था, और 8 का किसने देखा था? अमीर खुसरो ने। पीछे बता के आया हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होने वाला है? ये भक्ति आंदोलन संबंधित है, भक्ति आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? ठीक है, फाउंटेन हेड किसको माना जाता है? चलो देखते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है आपका बी, ज्ञानेश्वर को। ठीक है भाई। चलो, ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, 2022 में आया है, पढ़ लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। वारकरी संप्रदाय एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है। कौन सा? वारकरी संप्रदाय जो है वो पूर्ण भक्ति संप्रदाय है, जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद में विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर वो वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। वारकरी परंपरा का विकास दक्षिण महाराष्ट्र के पंढरपुर के आसपास अधिक हुआ है। वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखामोला, गांडगे महाराज शामिल हैं। ठीक दोस्तों, वारकरी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है। ये बात आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 33 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 33 होने वाला है वो आपका होने वाला है, भक्ति संत रहस्यवादी कवयित्री मीराबाई कौन थी, मतलब बताना है आपको। तो ये जो थी का जन्म राजपूत शाही परिवार में हुआ था, और उनका विवाह एक राजपूत राजा से हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, यही बात इसमें सही है। इसमें तो देखिए, मैं और ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि इतना टाइम नहीं मैं 4 ऑप्शन को पढ़ पाऊँ। जो सही है मैं उसको पढ़ रहा हूँ बस। ठीक है दोस्तों, हाँ। तो चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं मीराबाई के बारे में, और आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। मीराबाई का जन्म राजपूत शाही परिवार में जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था, है ना। किसमें हुआ था? जोधपुर के चौकड़ी गांव में, 1498 में। ठीक है, अच्छा, जब उस समय वो आया था आपका वास्को डी गामा। और मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों में कवयित्री मानी जाती। ठीक है, दोनों कवयित्री मानी जाती। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, है ना। 33 था ना ये, 33, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 34 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका होने वाला है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ। चैतन्य महाप्रभु वाज बोर्न इन, तो ये आपका होने वाला है नवद्वीप में। कहाँ हुआ था? नवद्वीप में। थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2021 में ARO में आया था सवाल ये। तो चैतन्य महापुरुष का जन्म बंगाल के नवद्वीप शहर में 18 फरवरी 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम बिशंबर मिश्र था, तथा लोग इन्हें निमाई कहकर भी पुकारते थे, निमाई। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारण एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो डिटेल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको खुद ही 2-3 बार रिपीट करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको थोड़ा तेजी से इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 क्या होने वाला है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो भाई संत कबीर जो थे आपके रामानंद के शिष्य थे, रामानंद जो थे। ठीक है, 2021 में पूछा गया है कि जो आपके कबीर थे वो किसके शिष्य थे, है ना। संत कबीर वाज द डिसिपल ऑफ रामानंद। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। संत कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के गंगा नदी क्षेत्र में वैष्णव संत थे। ठीक है, कौन संत थे? वैष्णव।
कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निगुण शाखा के ज्ञान मार्ग की शाखा के महान कवि हैं। तो दोस्तों बस आपको यही पूछा है, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर आप सबको मेरा जो कंटेंट है पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और मैं उम्मीद फिर आपको दिलाता हूँ, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत है नहीं। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यकीन मानिए यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे पेपर से मिला लीजिएगा, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिल सकता है। ठीक है, और एक बात और, अगर आप टाइपिंग नहीं जा रहे हैं तो आप टाइपिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग जो है वो प्रैक्टिस का है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1-2 महीने में हो जाएगा तो आप भूल जाइए, तब आप बहुत पीछे चले जाएंगे एग्जाम से। तो आप साथ ही साथ टाइपिंग में जाइए। ठीक है, टाइपिंग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।